सभी को नमस्कार। मैं वीना गुप्ता और आज हम C2 सेंटर की तरफ से आयोजित इस फेसबुक लाइव, जिसमें स्कीम वर्कर्स का आंदोलन की क्या आवश्यकता है और 6 जनवरी को जो हमारा संयुक्त आंदोलन है उसकी क्या आवश्यकता है, किस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, इस पर हमारे तीनों ही फेडरेशन जो C2 से संबंध हैं उनके हमारे जो लीडर्स हैं वो अपनी बात रखेंगे। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 ने आह्वान किया है कि 6 जनवरी को हम संयुक्त रूप से आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और मिड डे मील वर्कर्स सांसदों को ज्ञापन देंगे। इसका परिप्रेक्ष्य ये है कि हमारी संसद में ही हमारी सारी नीतियां बनती हैं और पास होती हैं। हमारा बजट संसद में आता है और पास होता है। तो हमारा जो लगातार पिछले 7 सालों से हम देख रहे हैं, हमारे बजट में लगातार कटौती की जा रही है और इस कटौती का असर हमारे बच्चों पर पड़ रहा है और हमारे वर्कर्स पर पड़ रहा है, जिन्हें रेगुलर जो है, ना तो न्यूनतम वेतन तो दूर की बात है, जो मिनिमम उन्हें मिल रहा है इस समय, जो कुछ थोड़ा बहुत मानदेय मिल रहा है वो भी समय पर नहीं मिल पा रहा है। और हमारे जो बच्चे हैं जो इन स्कीम्स में कवर हैं, उन्हें जो सेवाएं मिलनी चाहिए वो भी उचित नहीं मिल पा रही हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं जिनका हमारे देश के भविष्य, हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं और हमारे देश तीनों पे जो है बहुत गहरा असर पड़ता है। इस परिप्रेक्ष्य में और इस बैकग्राउंड में तय किया कि हम मिलकर के कुछ लड़ाइयां अपनी फेडरेशन से, हर यूनियन लड़ रही है उनके नेतृत्व में, लेकिन कुछ लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे। और ये हमारी साझा जो लड़ाई है ये है कि हर वर्कर को न्यूनतम वेतन, फंड और पेंशन मिले। हमारे स्कीम्स का जो बजट है वो ज्यादा आए, पर्याप्त आए जो हमारे मांग पत्र में है, और आने वाले जो बजट है उसकी में अपनी मांगों को मजबूती से उठाने के लिए हमने 6 जनवरी को ये संयुक्त कार्यक्रम का आह्वान जो है C2 ने किया है। तो अब मैं ज्यादा समय ना लेकर के मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ जो हमारे लीडर्स आज अपनी बात को, अपने पूरे परिप्रेक्ष्य को रखेंगे अपनी फेडरेशन की तरफ से। ऑल इंडिया आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर फेडरेशन की तरफ से उषा रानी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपनी बात रखेंगी। जय भगवान जो उपाध्यक्ष हैं मिड डे मील वर्कर फेडरेशन ऑफ इंडिया के, और सुरेखा जो आशा वर्कर एंड फैसिलिटेटर फेडरेशन ऑफ इंडिया की सचिव है। ये साथ ही सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी सुरेखा जी को, कॉमरेड सुरेखा को, जो सचिव है ऑल इंडिया, जो हमारी जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी थी जो स्थापना की है जिसने इस फेडरेशन की, उसकी वो सदस्य रही हैं। तो स्थापना सदस्य से लेके अब तक का इन्होंने फेडरेशन बनाने में बड़ी भूमिका रही है। तो कॉमरेड सुरेखा से मेरा अनुरोध है कि वो आशा वर्कर्स फेडरेशन की तरफ से, संक्षेप में मैं नाम ले रही हूँ, आशा वर्कर्स फेडरेशन की तरफ से इस परिप्रेक्ष्य को रखें कि 6 जनवरी को हम सब मिलकर क्यों संयुक्त रूप से कार्यक्रम कर रहे हैं। धन्यवाद। साथी सुरेखा। फेसबुक लाइव में जुड़े तमाम जो है साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आप सबको नव वर्ष की बधाइयां देना चाहती हूं। और हम जानते हैं कि जो 2023 है वो हमारे लिए कई तरह की चुनौतियां लेकर आ रहा है। तो इन शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगी कि हम उन चुनौतियों का एक साथ जो है एकजुट तरीके से हम बेहतरी से उनका मुकाबला कर सके और हम उन चुनौतियों से निपटते हुए अपने संघर्षों को अंजाम तक लेकर जा सकें। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आपके साथ कुछ बात जो है साझा करूंगी। जो NHM है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ये ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तौर पे हम सब जानते हैं कि 2005 में शुरू हुआ था और फिर 2013 में इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बनाया गया, जिसमें शहरी इलाकों को भी इसके अंदर शामिल किया गया। असल में हमारे देश का जो स्वास्थ्य का ढांचा है वो हमारे देश की स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं था, और उसी की हम कह सकते हैं कि एक भरपाई के तौर पे ये मिशन की शुरुआत की गई थी। और इस मिशन में भी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंदर भी आशा वर्कर सबसे निचले पायदान पे काम करती हैं। 2005 से अभी 2023 आ गया है, 17 साल हो गए जो है आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर्स को NHM के अंदर काम करते हुए। और ये काम करते हुए हमने अनेक तरह की उपलब्धियां हासिल की हैं। वो तमाम जो है सरकारी आंकड़े उनमें दर्ज हैं, वो तमाम उपलब्धियां। हम ये जानते हैं कि 2005 से पहले जो संस्थागत डिलीवरी थी, जो नियमित टीकाकरण का रेशो था, जो माता मृत्यु दर थी, शिशु मृत्यु दर थी, वो काफी हाई थी। और 2005 से और आज हम जब 2022 में हैं
इसमें हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही सराहनीय इसके अंदर जो है सुधार हुए हैं। हमारे तमाम स्वास्थ्य सूचकांकों के अंदर सराहनीय सुझाव हुए हैं। तमाम जो भी नीति निर्माता है वो सब लोग मानते हैं इसमें कि जो भी हमारी स्वास्थ्य विभाग की जितनी योजनाएं हैं उनको जमीनी स्तर पे लागू करने में आशा वर्कर्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। और पिछले 2 साल में हमने जिन ऐतिहासिक अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना किया कोविड महामारी के रूप में, उसमें भी जो है आशा वर्कर्स ने शानदार काम करके दिखाया है। इसकी तारीफ भी न केवल प्रधानमंत्री मोदी जी ने अलग अलग जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने की है, बल्कि अनेक तरह की जो एजेंसीज हैं सर्वे का काम जो करते हैं उन तमाम ने भी जो है अनेक न्यूज एजेंसीज ने सराहना की है। और यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा कि भारत देश की जो आशा वर्कर्स हैं उन्होंने कोरोना काल में शानदार काम किया है और उसी के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है। भारत की आशा वर्कर्स को ग्लोबल हेल्थ लीडर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि जो है नवजात शिशुओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए एनएचएम के अंदर जो सेवाएं आशा वर्कर्स दे रही है वो अत्यंत महत्वपूर्ण सेवाएं हैं। और उनको वो बहुत ही उनके अंदर जितनी वो महत्वपूर्ण सेवाएं थी उतनी शिद्दत से आशा वर्कर्स ने काम करके दिखाया और उसके रिजल्ट ला के दिखाए हैं। लेकिन सरकारों का रवैया क्या है? असल में तो लोगों के टोटल स्वास्थ्य के प्रति ही सरकारें जो है अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ रही हैं। पिछले दिनों में हमने जो देखा, ये जो नई स्वास्थ्य नीति आई है उसके अंदर भी हमने देखा कि किस तरीके से हमारी नई स्वास्थ्य नीति के अंदर इस बात का जिक्र किया गया है कि जो है प्राइवेटाइजेशन करके हम सब तक जो है स्वास्थ्य के ढांचे की पहुंच बनाएंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के किसी गली या मोहल्ले में पहुंच जाने से उससे जो है गरीब लोगों का, मेहनतकश लोगों का, हाशिए पे गए हुए लोगों का इलाज सुनिश्चित नहीं हो पाता है। ये तरीका नहीं है सबको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का। उसके लिए स्वास्थ्य के सार्वजनिक ढांचे को मजबूत होना चाहिए और उसको जो है गली गली तक, शहर शहर तक उसको असल में पहुंचना चाहिए था। लेकिन नई स्वास्थ्य नीति में सरकार ने इस बात से अपना हाथ पीछे खींचा है और यहीं तक सीमित नहीं रही है अब सरकार। अब वो जो है डिजिटल हेल्थ मिशन जो लेके आई है और उसके अंदर वो कह रहे हैं कि जो है सबकी जो हेल्थ आईडी बनाई जाएंगी, उनके माध्यम से भी यही है कि सरकारी में आप इलाज करवाओगे, हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट में करवाओगे आपको, लेकिन वो जरूरी आपको हेल्थ आईडी की जरूरत पड़ेगी। उसमें न केवल स्वास्थ्य से संबंधित डाटा उस आईडी के साथ अटैच किया जा रहा है, बल्कि तमाम जो भी आमदनी के साधन हैं, उनकी आर्थिक स्थिति की तमाम और सामाजिक जानकारियां भी उसके साथ अटैच की जा रही है। और जो तीसरा काम सरकार कर रही है वो कर रही है आयुष्मान भारत के थ्रू। प्रचार प्रसार बहुत अच्छा है और कह रही है सरकार के हम जो है सबके आयुष्मान भारत के हम जो है कार्ड बनाएंगे जिसमें 5 लाख तक का फ्री का इलाज सब लोगों का होगा। उसका भी अर्थ जो है हम इसको इस तरह से ही देख रहे हैं या उसकी परिणति इस तरह से हो रही है, हमें दिखाई दे रही है व्यवहार में कि इससे जो है बहुत ही तिकड़ में लगा के भी लोगों का इलाज उसमें नहीं हो पा रहा है। उल्टे जो है इसके माध्यम से सार्वजनिक जो स्वास्थ्य के अंदर जो सुधार करना चाहिए था, जो निवेश सरकार को करना चाहिए था, इस की आड़ में जो है सरकार उससे अपने हाथ पीछे खींच रही है और इससे भी गरीब लोगों का जो इलाज है वो सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे समय पे ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और आशा वर्कर्स जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सेवाएं दे रही हैं वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो उसी तरह से जब हम इसको देखते हैं तो ये हमारी मांग बिल्कुल जायज मांग बन जाती है कि 17 साल से एक स्कीम के अंदर जो वर्कर काम कर रहे हैं उन वर्कर्स को जो है उनका मेहनत का हक उनको दिया जाए, उनको पक्का कर्मचारी बनाया जाए, उनको जो है सामाजिक सुरक्षा दी जाए। लेकिन सरकार इससे पे किसी भी तरह से जो है अपने हाथ पीछे खींच रही है। वो इसको स्वीकार भी कर रहे हैं कि बात ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको लागू नहीं कर रहे हैं।
और इन्हीं मांगों को लेके लगातार जो है 2009 में हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी, तालमेल कमेटी बनी थी राष्ट्रीय स्तर पे, और 2009 से 2022 तक 13 साल से हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर आशा वर्कर्स ने बहुत ही शानदार संघर्ष किया है। इस कड़ी में हम जो है महाराष्ट्र की आशाओं को देख सकते हैं, गुजरात की आशाओं को, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, बिहार, पंजाब, जिन्होंने लंबे लंबे बहुत बहुत दिनों के जो है संघर्ष किए हैं इसी मांग को लेके, लेकिन सरकार जो है इस मामले में टस से मस नहीं हो रहे हैं। केंद्र सरकार से बात करो तो कहते हैं कि जो है आप राज्य के अंदर काम कर रहे हैं, राज्य सरकारों से बात करनी पड़ेगी। राज्य सरकारों के साथ जब संघर्ष होता है तो वो कहते हैं कि आप तो जो है केंद्र सरकार की स्कीम है, आप केंद्र सरकार की स्कीम में काम कर रहे हैं, आप उनसे बात करें। और अंदर खाते जो है हमें बताया जाता है कि आप जो ये काम करते हैं ये असल में तो सेवा का काम है, और सेवा का काम जो है महिलाएं वो करती ही हैं। इसके लिए कोई मेहनताना जो है इसके लिए कोई वेतन नहीं होता है। आप अपने आस पड़ोस के बच्चों की, अपने जो है आप रिश्तेदारों के, जो पड़ोस में आपकी ताई हैं, चाची हैं, उन सब की आप जो है गर्भवती महिलाओं की आप देखभाल करते हैं, उसके लिए जो है इस तरह से वेतन की मांग करना उचित नहीं है। एक और व्यवहार सरकार इन दिनों में कर रही है, इतने पे नहीं बात बन रही है। लगातार जो है आशा के काम में बढ़ोतरी हो रही है। पहले जो है ऑफलाइन हम काम कर रहे थे, अब वो ऑफलाइन काम को, ज्यादातर काम को जो है ऑनलाइन उसमें ट्रांसफर किया जा रहा है। जो गैर संक्रमित बीमारियां हैं, एनसीडी हम उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उन बीमारियों का तमाम का ब्यौरा रखने के लिए पूरे देश की आशा वर्कर्स को आज कहा जा रहा है कि आप इसको जो है इस डाटा को ऑनलाइन करेंगे। उसके अतिरिक्त भी जितने भी काम कर रही हैं आशा, सबको कह रहे हैं कि आप इनको ऑनलाइन करें। आयुष्मान भारत के जो कार्ड बनाए जा रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं कि आप घर घर जाएं, आप सबको मोटिवेट करें कि वो अपना कार्ड बनवा लें। यहाँ तक नहीं, फिर वो कह रहे हैं कि आप ऐप अपने फोन में खोल लेंगे और उसमें आप केवाईसी करेंगे उन लोगों की, यानी कि आप ऑनलाइन जो है आयुष्मान भारत के कार्ड बनाने का भी आप काम करेंगे। और कोई छुट्टी नहीं है काम में आशा वर्कर्स के लिए, वो निरंतर उनको चलना है, निरंतर काम करना है। लेकिन इस काम के लिए जब वेतन मांगते हैं तो सरकार कहती है कि आप स्वयं सेवी हैं, और स्वयं सेवी है तो आप जो है अपनी मर्जी आपकी, आप काम करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इस काम के बदले में वेतन नहीं होता है। लेकिन जब हम हड़ताल करते हैं या हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो तब सरकारों का ये तर्क आता है कि भी आप तो जो है ये जो इतना महत्वपूर्ण काम आप कर रहे हैं ये प्रभावित हो रहा है, लोगों का, नवजात शिशुओं का जो स्वास्थ्य है, गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, और आप इतना जो संवेदनशील आप जो काम कर रहे हैं इस काम पे आप जो है आप हड़ताल नहीं कर सकते। पीछे ही हरियाणा के अंदर एस्मा लगाया गया, हरियाणा की आशा वर्कर्स पे और कई और राज्यों के अंदर भी ये चीजें हमें देखने को मिली हैं। यहाँ तक कि उनको जो है जेलों में ठूसा गया है, उनको डराया धमकाया गया है, उन पे लाठियां चलाई गई हैं अपनी इन्हीं मांगों के लिए। लेकिन जो आशा वर्कर्स हैं वो अपने बिल्कुल वो फर्म है कि उनको जो हक और अधिकार है वो बिल्कुल जायज हक को अपने मांग रही हैं और वो सरकारों को देने पड़ेंगे। इसी संदर्भ में हमने जो है राष्ट्रीय स्तर पे हमारी फेडरेशन से भी हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष राज्य सरकारों से भी और केंद्र की सरकार के साथ भी चल रहा है। अभी हमने तय किया है कि ये जो मसला है, जैसा आशा वर्कर्स के साथ ये जो व्यवहार हो रहा है, ये केवल आशा वर्कर्स का मसला नहीं है, ये हमारी जो दूसरी स्कीम्स है उनका भी मसला है। और इसीलिए 19 अक्टूबर को जो है तीनों फेडरेशनों ने एक संयुक्त कन्वेंशन करके ये निर्णय लिया कि हम अपने जो स्वतंत्र आंदोलन चलाएंगे, उन स्वतंत्र आंदोलनों के साथ साथ हम जो है एक संयुक्त आंदोलनों की भी कॉल देंगे। और उसी कड़ी में 6 जनवरी को पूरे देश की जो है आशा वर्कर्स वो अपने तमाम सांसदों से जवाब मांगेंगी, और हम ये मांग करेंगे कि हमारा जो NHM है इसके अंदर बजट जो है वो पर्याप्त बजट का आवंटन किया जाए उसके अंदर, और उसमें आशा वर्कर्स को पक्का कर्मचारी बनाया जाए, उनको जो है सामाजिक सुरक्षा दी जाए। 45वें और 46वें श्रम सम्मेलन के अंदर 45वें श्रम सम्मेलन ने यह माना था कि ये जो मांग है ये बिल्कुल जायज मांगे हैं और ये पूरी होनी चाहिए, और इसी को दोहराया 46वें श्रम सम्मेलन में इस बात को दोहराया गया था।
तो हम ये मांग करते हैं कि जो श्रम सम्मेलनों ने जो सिफारिशें लागू की थी, वो तमाम जो है सिफारिशों को जो सिफारिशें दी थी, उन सिफारिशों को लागू करते हुए आशा वर्कर्स को पक्का कर्मचारी बनाया जाए, 26,000 उनको न्यूनतम वेतन दिया जाए, सामाजिक सुरक्षा लाभ दिया जाए और सबको गुणवत्तापूर्ण जो है स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध किया जाए। इस बात को लेके कि उसके लिए इस काम के लिए बजट के अंदर जो है पर्याप्त बजट का भी प्रावधान हो और ये तमाम जो है मांगे उनकी पूरी हों। इन मसलों को संसद के अंदर उठाया जाए। इस बात को लेके पूरे देश की जो है आशा वर्कर पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों जो है सांसदों के पास 26 जनवरी को जाएंगी और वो जवाब तलबी करेंगी कि अभी तक संसद में आशा वर्कर्स के और फैसिलिटेटर्स के बारे में आपने अभी तक क्या काम किया है और आगे आप इन मुद्दों को उठाएं और बजट सत्र में हमारी ये जो मांगे हैं, इन मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया जाए और इनका समाधान किया जाए। इस मांग के लिए हम संघर्ष करेंगे। मेरी तमाम जो है आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर्स से अपील है कि 6 जनवरी के प्रोग्राम में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद सुरेखा, आपने तबीयत खराब होने के बावजूद और फील्ड से पहुंचकर तुरंत जो है हमारे साथियों को संबोधित किया और अपनी बात रखी। आपका बहुत धन्यवाद। साथियों, हम लोग हर संसदीय क्षेत्र में जाकर के हर सांसद से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपने जो जितनी बार बजट कटा आपने हाथ कैसे उठाया, और इस बार हम आपको देखेंगे कि जब बजट आएगा तो आप हमारे समर्थन में वहां जाएं, उसमें हमारी समर्थन में बात रखें और वर्कर्स को पूरा वेतन देने का और इन बच्चों और महिलाओं से संबंधित जो स्कीम्स हैं इनके लिए पर्याप्त बजट के लिए आप आवाज उठाएं। तो इसको लेकर के हर संसदीय क्षेत्र में, देश के हर संसदीय क्षेत्र में हमारे जो स्कीम वर्कर्स हैं वो संयुक्त कार्यक्रम के दौरान सांसदों से बातचीत करेंगे, उन्हें ज्ञापन देंगे और नजर भी रखेंगे कि जब बजट आए तो बजट में क्या आ रहा है और हमारे सांसद क्या बोल रहे हैं। अब मैं एक और जो दूसरी महत्वपूर्ण स्कीम है मिड डे मील स्कीम, उसके भी हमारे स्थापना महासचिव, मिड डे मील फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्थापना महासचिव कॉमरेड जय भगवान और वर्तमान में उपाध्यक्ष, उनसे अनुरोध करूंगी कि वो, ये तो बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है, सारा देश जानता है मिड डे मील स्कीम और पुरानी स्कीम है, लेकिन इसकी क्या स्थिति है और हम 6 जनवरी को क्या मांगे लेकर के सांसदों के पास जा रहे हैं। कॉमरेड जय भगवान। शुक्रिया वीना जी। मैं सबसे पहले मिड डे मील वर्कर फेडरेशन की ओर से तमाम साथियों को जो इस फेसबुक पेज को देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उनको नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए और इस बात के लिए आशान्वित होते हुए कि ये जो साल है ये मेहनतकश आवाम के लिए उसके संघर्षों का और उनके लिए जीवन परिस्थितियां बेहतर हो, इसके लिए वो कुछ हासिल कर पाएंगे। और सत्ताधारी जो दल जो राज में बैठे हुए हैं, जो सत्ता बैठी हुई है, वो कम से कम अपने जो मेहनतकश आवाम है उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ कदम उठाएंगे। निश्चित तौर पर यह संघर्षों से ही होगा। और जब हम मिड डे मील वर्कर्स की बात करेंगे, मिड डे मील स्कीम की बात करेंगे, तो देश में इस समय पर लगभग 26 लाख के करीब मिड डे मील वर्कर काम कर रही हैं और इसमें अधिकतर जो महिलाएं हैं और वो महिलाएं गांव शहर के गरीब तबकों से हैं, दलित आबादियां हैं, पिछड़ी आबादियां हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, एकल महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, जो एक प्रकार से स्कूल जब शुरू होता है स्कूल में वो एंट्री करती है, जब छुट्टी स्कूल की होती है तब उनको स्कूल से छुट्टी मिलती है। और यही काम नहीं है बल्कि मिड डे मील के अलावा उनको, क्योंकि हमारे देश के जो सरकारी स्कूलों का जो ढांचा है, जो सरकारों के द्वारा जो रुख अपनाया गया है सरकारी स्कूलों के प्रति, तो उसमें प्राइमरी स्कूल्स में अभी जो प्राथमिक विद्यालय है उनके अंदर अभी कोई 4th क्लास स्टाफ की कोई नियुक्ति नहीं है। इसलिए मिड डे मील कुक्स को जो है अपने मिड डे मील के अलावा बनाने के अलावा उनको बहुत सारे काम ऐसे स्कूल के स्तर पर करने पड़ते हैं जो 4th क्लास स्टाफ की एब्सेंट है, वो नहीं है, उसकी वजह से तो बहुत सारे बेकार हैं। तो ये है मिड डे मील वर्कर्स जो है जो काम करती हैं। और बुनियादी तौर पर 1995 में ये योजना एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी। बाद में धीरे धीरे करते 2005 तक जो है पूरे देश के अंदर सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त जितने भी स्कूल हैं उनमें 8वीं क्लास तक के बच्चों को भोजन, दोपहर का भोजन देने की योजना है। और इसके पीछे जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि हमारे देश में भूखमरी, गरीबी इतने बड़े पैमाने पर है, तो कम से कम एक समय पर बच्चों के लिए ऐसा पोषित भोजन उपलब्ध करवाया जाए ताकि उनके अंदर कुपोषण की समस्या को एक हद तक दूर किया जा सके। और स्कूलों में ड्रॉप आउट की जो समस्या है
क्योंकि गरीब जो मजदूर परिवार हैं वो अपने बेटा बेटी को स्कूल में इसलिए नहीं भेजते क्योंकि उनके लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते, उनको खुद को मजदूरी पे जाना पड़ता है। तो कम से कम स्कूल में जाने के बाद बच्चे जो के उस कार्य से वो रिलीव हो पाएंगे, मुक्त हो पाएंगे। ये दो प्रमुख योजना रही है और इसने बहुत अच्छे प्रतिमान स्थापित किए हैं। दुनिया के अंदर ऐसी पहली एक ऐसी इतनी बड़ी पैमाने पर योजना है जो एक तरीके से जन दबाव के अंदर शुरू की गई और उसमें हमारे देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि स्कूलों के अंदर ताजा बना हुआ भोजन बच्चों को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, वरना उससे पहले ये कच्चे राशन के रूप में भी उपलब्ध करवाया जाता था। तो इस स्कीम के शुरू होने के बाद बहुत सारे ऐसे सर्वे आए जिसमें इसकी जरूरत को रेखांकित किया गया और खासकर ऐसे टाइम में जब हम इस दौर की बात करें, कोरोना के बाद हमारे देश में पोषण की जो स्थिति है, गरीबी की जो हालत वो काफी बढ़ी है और पोषण की समस्या ने संकट का रूप लिया है। अभी विश्व भूख सूचकांक मतलब हंगर इंडेक्स जो है दुनिया के, वो ये बता रहे हैं कि हमारा देश जो है 116 देशों में 107वें नंबर पर पहुंच गया। तो वर्स्ट कंडीशन हमारे देश की भूखमरी के मामले में, क्योंकि कोरोना की जिस ढंग से लागू किया गया उसके बाद जो है आबादियों का बहुत पलायन हुआ, रोजगार छूटे हैं, तो उससे ने संख्या इस स्थिति को और भयावह बनाया है। तो ऐसे समय पर जरूरत इस बात की है कि भाई इस योजना को विस्तार किया जाए, इसके अंदर पर्याप्त बजट आवंटित किया जाए। लेकिन जो कुल मिला के सरकार का रुख है, भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो आज राज्य में है, 2014 के बाद से लगातार हम देखेंगे कोई भी ऐसा बजट नहीं आया जिसमें मिड डे मील के बजटीय आवंटन में कटौती नहीं की गई। तो ये किया गया है। दूसरा, अभी एक और फैसला जो है बीजेपी की सरकार ने किया है, खासकर 2022 के सितंबर में उन्होंने एक फैसला किया कि इस योजना का नाम बदल के मिड डे मील पोषण योजना, मतलब मिड डे मील योजना के बजाय प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना या पीएम पोषण योजना के नाम से इसका नामकरण चेंज कर दिया। और उसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो स्कीम थी जिसका इतना बड़ा प्रभाव था, इसके बजाय इसको प्रधानमंत्री की शख्सियत से जोड़ दिया जाए और पोषण शक्ति निर्माण के नाम पर इस योजना में जो दोपहर का भोजन जो एसेंशियल है, जो बहुत जरूरी है कि स्कूल के अंदर ही वो ताजा बना भोजन उसको उपलब्ध करवाया जाए, ये एक उससे अपने आप से उससे बाहर करने का रास्ता ये किया जा रहा है सोची समझी साजिश के तहत। इसके अलावा बीजेपी की सरकार ने एक और, क्योंकि ये मिड डे मील योजना जो है, दोपहर का भोजन जो योजना है, वो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के साथ जोड़ दी गई, राइट टू फूड का अधिकार के साथ जोड़ी गई है। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें इन्होंने कानूनी प्रावधान करते हुए, मतलब इस योजना के अंदर केंद्रीय रसोई घर को शामिल कर दिया गया, ये कानून के अंदर बदलाव कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे बदलाव किए गए हैं ताकि जो बड़े कारपोरेट्स हैं, जो एनजीओज हैं, जो एक प्रकार से जो लूट है, जो पैसे की लूट हर एक एरिया के अंदर जो चली हुई है अभी देश के अंदर, कारपोरेट्स की लूट, वो इस योजना के अंदर भी उस लूट को बढ़ावा दिया जा सके, ऐसे प्रावधान जो है ना केवल कानून बदल के बल्कि इस योजना का नाम बदल के भी ऐसा किया गया है जो बीजेपी की सरकार के द्वारा। और इससे जो है संकट काफी बड़ा है। कई राज्यों के अंदर जो है इसको लेके काफी आंदोलन भी हुए हैं। हालांकि इस बारे में 2-3 स्थानों पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा है कि वर्कर्स का रोजगार नहीं जाएगा। बावजूद इसके इसका कोई विकल्प नहीं है कि स्कूल में बना हुआ ताजा भोजन जो मिड डे मील वर्कर खुद बनाती हैं, और ये पूरे देश के आंकड़े हैं कि जहां पर स्कूल के अंदर भोजन बनता है वो इतना स्वादिष्ट है, इतना पौष्टिक है कि वो टीचर्स भी उसको खाए बिना नहीं रहते, मतलब उनकी भी इच्छा होती है कि उस भोजन को किया जाए। तो इतना बेहतर एक व्यवस्था डेवलप हुई, लेकिन उसको पूरी तहस नहस करने की एक पूरी प्रक्रिया जो है वो बीजेपी के राज में भी वो चली हुई है। तो ये एक हम देखें। दूसरी बात जो है, जो संकट इस योजना के सामने, एक तो वित्तीय बजट आवंटन नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम जो मांग कर रहे हैं वो मांग ये कर रहे हैं कि क्योंकि पोषण की समस्या केवल 8वीं तक के बच्चों को नहीं है, ये जो हमारे जो स्कूली बच्चे हैं उन सभी के लिए इसका प्रावधान किया जाना चाहिए। 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए किया जाना चाहिए, और ना केवल लंच बल्कि ब्रेकफास्ट भी वहां पर इसके लिए दिया जाना चाहिए। तो ये हमारी प्रमुख रूप से ये मांग रही है। इस समय पर और ज्यादा जरूरत पड़ जाती है जब जो है ये कुपोषण की समस्या बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। तो इसमें ज्यादा बजटीय आवंटन की जरूरत है, लेकिन सरकार इसके अंदर कटौती कर रही है। और इसका एनजीओजाइजेशन करने के बाद जो है, इसका पीएम पोषण करने के बाद सरकार जो है वो जिस प्रकार से इसका हस्तांतरण, एक तरीके से पैसे के रूप में हस्तांतरण जो है करने की दिशा वो सरकार की वो बढ़ रही है, वो इस दिशा में आगे बढ़ रही है। एक इसी बीच में
बीजेपी सरकार जो इस सत्ता में जो बैठी हुई है वो लेके आई है योजना नई शिक्षा नीति 2020। अब उसके दो मकसद है उस योजना के। एक मकसद है देश की बहुमत आबादी को शिक्षा के अधिकार से वंचित करना, ताकि कोई बड़ी संख्या में पढ़ी लिखी जमात ही पैदा ना हो जो रोजगार की बात करे, जो तर्क से बात करे, जो विज्ञान की बात करे। इसलिए लोगों को अनपढ़ रखना है, इसलिए स्कूली व्यवस्था को तहस नहस करने का और पूरे ऊपरी जो शिक्षा व्यवस्था है हायर एजुकेशन को भी जो है बर्बाद करने का रास्ता तैयार किया नई शिक्षा नीति के नाम पे। अब इसके परिणाम के रूप में क्या हो रहा है, जैसे हम हरियाणा का ही जिक्र करेंगे तो पिछले 1 साल के अंदर 5000 स्कूल मर्ज कर दिए गए हैं या बंद कर दिए गए। उनमें अधिकतर वो स्कूल हैं जो लड़कियों के स्कूल हैं, जहां लड़कियां पढ़ती थी, कम बच्चों की संख्या के नाम पे मर्जर किया, रैशनलाइजेशन किया गया है। और नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है कि वो कैंपस स्कूल होंगे। अभी तक बच्चे के नजदीक स्कूल होता तो बच्चा उसमें जा सकता है, मजदूर परिवार अपने बच्चे को पढ़ा सकता है। अब कैंपस स्कूल होंगे, मतलब 5-10 किलोमीटर के एरिया में कोई बड़ा स्कूल होगा जहां पेरेंट्स को अपने बच्चे को भेजना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में मतलब स्कूल बंद कर दिए गए, और ये अलग अलग राज्यों के अंदर ये हो रहा है, बड़े पैमाने पर स्कूलों को बंद किया जा रहा है। उससे ना केवल जो स्कूलों में बच्चों की संख्या मतलब एक तरीके से घट रही है, उनकी शिक्षा का अधिकार जो उनका खत्म हो रहा है, बल्कि जिन स्कूलों को बंद किया जा रहा है वहां मिड डे मील वर्कर जो काम कर रही थी उनकी नौकरियां जा रही है। मतलब हजारों की संख्या में जो है हर महीने नौकरियां वो मिड डे मील वर्कर की खत्म की जा रही है। तो ये अपने आप में बड़ा एक मुद्दा अपने आप में बनता है। तीसरी बात है कि आज के दिन मिड डे मील वर्कर को मिल क्या रहा है। अगर हम बात करेंगे तो इस समय पर जो है केंद्र की सरकार जो है वो केवल 600 रुपए पर मंथ देती है, केवल 10 महीने के लिए मिड डे मील वर्करों को। ये बड़ा हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन ये वास्तविकता है। 2009 में 1000 रुपए फिक्स किया गया था मिड डे मील का मानदेय केंद्र की सरकार के द्वारा, और 2014 में उस मानदेय का 40% स्टेट गवर्नमेंट पर डाल दिया गया। आज कायदे से वैसे तो 1000 केंद्र सरकार की ओर से घोषित है, लेकिन उसमें से केवल 600 रुपए 600 रुपीज जो है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रही है मिड डे मील कुक के लिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि, और ये ज्यादातर राज्यों में, हमारे देश के ज्यादातर राज्यों के अंदर, और खासकर जो हिली स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं और बहुत सारे गरीब राज्य हैं, वहां पर 1000 रुपए में आज कैसे कोई गुजारा कर सकता है। आप अंदाजा लगाइए, जब सुबह से 8-9 बजे से लेकर 2-3 बजे तक स्कूल में रहेगा तो और कहीं भी काम नहीं कर सकते, तो कौन अपने परिवार का गुजारा 1000 रुपए में कर सकता है। कई सारे राज्यों के अंदर लड़ाइयां लड़के कुछ छुटमुट राहतें हासिल की हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जब हम इतना महत्वपूर्ण पक्ष है इसके बिना, जो मिड डे मील वर्कर जब स्कूल के अंदर भोजन तैयार करती है तो वो केवल अपना रोजगार नहीं चलाती, बल्कि वो देश के भविष्य को तैयार करती है। वो ऐसे उन बच्चों को अलग अलग एरिया के अंदर जाना है, वो कोई मजदूर बनेगा, कोई कर्मचारी बनेगा, कोई सेना के अंदर जाएगा, कोई नौकरी करेगा, कोई खेत में काम करेगा, तो वो एक तरीके से भविष्य की वो तैयार कर रहे हैं। तो उस काम के लिए जो आवंटन किया जाना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ पर खाद्यान्न की, हमारे यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, बल्कि उस पैसे को लुटवाया जा रहा है अपनी पूंजीपति कारपोरेट्स के यारों के लिए। उनके बैंकों के कर्जे, लाखों करोड़ रुपए कर्जे माफ किए जा रहे हैं, जबकि मिड डे मील के लिए केवल हमारे देश की जो सरकार है वो सालाना औसतन पिछले अगर 5 साल का, अगर हम 7 साल का अध्ययन करेंगे तो औसतन वो 8,500 करोड़ रुपए भी सालाना वो खर्च नहीं करती, जिसमें आप ये देखिएगा कि 12 करोड़ बच्चे हैं जो भोजन पाते हैं, 12 लाख के करीब स्कूल हैं, 25 लाख मिड डे मील वर्कर्स काम में लगे हुए हैं। इस पूरे सिस्टम के लिए, इस पूरी व्यवस्था को मैनेज करने का जो ढांचा है उसके लिए केवल साल में बजट आवंटन है केवल 8,500 करोड़ रुपए का, और वो भी पूरा पैसा खर्च नहीं किया जाता। ये है हमारी सरकार का रुख इतनी बड़े संकट के लिए, और उसमें भी एक तरीके से वित्तीय वो संसाधनों के अंदर वो कटौती की जा रही है, बजट के अंदर कटौती की जा रही है। और मानदेय बढ़ोतरी की बात जो है, जो 45वां श्रम सम्मेलन आया उसने कहा कि तमाम स्कीम वर्कर्स को, जिसमें मिड डे मील वर्कर्स भी है, उनके लिए आप जो है व्यवस्था कीजिए, उनको कर्मचारी मानिए, मजदूर मानिए, उनके लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित कीजिए, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी कीजिए। अब बात यह है कि कोई वर्कर जो है अगर उसकी डेथ हो जाती है, काम करते हुए डेथ हो जाती है, उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। आप न्यूनतम वेतन की बात कीजिए, 1000 रुपए में कैसे गुजारा कर सकते हैं। रिटायरमेंट जो है 60 साल के बाद जो है कोई गाइडलाइन नहीं है, 60 साल के बाद जो है वर्कर्स को रिटायर कर दिया तो रिटायरमेंट पर किसी प्रकार की कोई बेनिफिट नहीं है। वो अगर घायल हो जाए काम करते उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये पूरा का पूरा एक अपॉइंटमेंट की जो अथॉरिटी है उसके बारे में जो है बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन पे काम किए जाने की जरूरत है। लेकिन ये है कि महिलाएं हैं
इतना बड़ा हिस्सा है, ठीक है कि उनसे आप फ्री में आप काम करवा सकते हो। ये एक प्रकार से मिड डे तमाम स्कीम वर्कर्स का और मिड डे मील वर्कर्स का उनकी मेहनत की लूट का मामला है और ये कुछ नहीं है। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि भाई आप जो है बच्चों के लिए 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए मिड डे मील योजना लागू करो, उसमें सुबह का और दोपहर का ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही आइटम उसके अंदर आप दिए जाएं। उसके अनुरूप मिड डे मील वर्कर्स की संख्या बढ़ाइए। किसी मिड डे मील वर्कर्स को जो है आप नौकरी से मत हटाइए, रिटायरमेंट बेनिफिट उसका हो और कम से कम न्यूनतम वेतन तो उसको दिया ही जाए। और हम ये भी कह रहे हैं, हमने ये प्रस्ताव दिया है मिनिस्ट्री के सामने कि कुछ और काम जो है छोटे-मोटे काम किए जा सकते हैं ऐसा मिड डे मील की इस योजना के लिए, और इवन कि अगर लंच और ब्रेकफास्ट दोनों दिए जाएंगे तो काम उसमें काफी हो सकता है। तो आप उसके हिसाब से आप न्यूनतम वेतन तय कीजिए मिड डे मील वर्कर का, जो जिन राज्यों के अंदर राज्य सरकारों के न्यूनतम वेतन है उससे कम तो किसी भी मैंडेटरी हो, केंद्र सरकार की ओर से जारी हो कि किसी भी राज्य के अंदर मिड डे मील वर्कर का न्यूनतम वेतन जो है मानदेय वो न्यूनतम वेतन से कम नहीं होगा। तो इस आधार पर जो है वो किया जाना चाहिए। और हमारे देश के सांसद जो हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो संसद के अंदर बैठते हैं, जहाँ ये कानून बनते हैं, जहाँ बजट पास होता है, वो क्या करते हैं उनको भी तो सोचना चाहिए ना कि वो वोट लेने के टाइम पर तो आते हैं तो संसद के अंदर कोई जवाबदेही तो होगी। हिंदुस्तान की जो 1 करोड़ की जो आबादी है, ज्यादातर महिलाएं हैं, स्कीम वर्कर्स हैं, उनकी जो काम की स्थिति इतनी खराब है, उनके लिए कोई ना तो काम, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा है ना उनकी आर्थिक सुरक्षा है। तो उसके लिए जो सरकार अपने दावे करती है महिलाओं को अधिकार देने की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारे जिस ढंग से दिए जाते हैं, आप करते क्या है? इसलिए जो है ये जो जुमलेबाजियां हैं, ये जो कारपोरेट की लूट को बढ़ाया जा रहा है, हम ये कह रहे हैं ये देश की जनता है, जिस जनता ने आपको चुना है और आप उसकी नुमाइंदगी करते हैं, तो आप आवाज उठाइए और इस बात को लेके मिड डे मील वर्कर्स पूरे देश के अंदर 6 जनवरी को अपने सांसदों के यहाँ वो प्रदर्शन करेंगी, अपना मांग पत्र देंगी और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वो बजट में प्रॉपर वित्तीय प्रावधान करें और तमाम स्कीम वर्कर्स के लिए न्यूनतम वेतन की घोषणा इसी बजट से की जानी चाहिए। और मैं अपील करता हूं देश की तमाम मिड डे मील वर्कर्स से कि वो 6 जनवरी के प्रदर्शन के अंदर बड़े पैमाने पर जो प्रदर्शन होंगे उसकी हिस्सेदारी करें। और देशव्यापी जो आह्वान होगा 5 अप्रैल को, जो किसान मजदूरों का बड़ी रैली होगी दिल्ली में, उसके लिए भी अभी से तैयारी हम शुरू करें। धन्यवाद। धन्यवाद साथी जय भगवान, आप भी फील्ड से तुरंत निकल के फेसबुक लाइव में शामिल हुए, आपका बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसा कि कॉमरेड जय भगवान और सुरेखा ने रखा कि जो हमारी महत्वपूर्ण स्कीमें हैं, एक तरफ तो उन्हें बजट नहीं दिया जा रहा है पर्याप्त, दूसरी तरफ जो वर्कर्स हैं जिनमें बड़ी तादाद महिलाओं की है, उनको एक बहुत सस्ते श्रम के रूप में उनके श्रम की लूट है और उन्हें पूरा जो उन्हें वर्कर का अधिकार है वो नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए ये जो 6 जनवरी का कार्यक्रम है, इसमें संयुक्त रूप से आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और मिड डे मील वर्कर्स की जो फेडरेशन है, ऑल इंडिया फेडरेशन ने संयुक्त रूप से बैठक की। 19 अक्टूबर को एक कन्वेंशन किया और घोषणा की कि हम लगातार इस संघर्ष को मिलकर जारी रखेंगे, क्योंकि हम सबकी स्थिति जो है वो बराबर समान है और सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों में सरकार कोई बदलाव नहीं ला रही है। बहुत ज्यादा कहीं किसी प्रदेश में अगर आंदोलन तेज होता है, तो जैसे हरियाणा में साथियों ने आंदोलन तेज किया तो वहां मिड डे मील को 7,000 देने लगे, लेकिन दूसरी जगह कहीं 1,000 बढ़ा दिया, कहीं 500 बढ़ा दिया। इसी तरह कहीं हमारी आंगनवाड़ी वर्कर का जो है वो भी जगह जगह उनको कुछ कुछ बढ़ोतरी जो है वो सरकारें अपने चुनाव आता है तो दे देती हैं। तो हमें ये समझना होगा कि चुनाव के समय 1,000-500 का जो आप हमें ये हाथ में झुंझुना पकड़ा देते हैं, ये नहीं, एक फैसला कुन लड़ाई हमें लड़नी है। और वो फैसला कुन लड़ाई है कि वर्कर का जो हक है, हमारे बुनियादी जो हमारा मिनिमम वेज है, जो हमारा फंड है, जो पेंशन है, इसके अधिकार के लिए हम बुलंद तरीके से आवाज उठाएंगे। क्योंकि अब हम देख रहे हैं बहुत सालों से लगातार बजट कम हो रहा है, तो अब हम बजट भी देखेंगे, बजट सुनेंगे और अपनी आगे की कार्रवाई तय करेंगे। जैसा कि कॉमरेड जय भगवान ने भी कहा कि हम यही नहीं रुकेंगे, हमारा 6 जनवरी के बाद हमारा बजट में पूर्ण आवंटन जो है बजट का पैसे का किया जाए।
उसके लिए लड़ेंगे और बजट देखेंगे और उसके बाद में फिर हम संघर्ष को तेज करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, और बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली पहुंच के 5 अप्रैल को अपनी आवाज बुलंद करेंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो मैं इन स्कीम्स में, जो सबसे पुरानी स्कीम है 1975 में शुरू हुई और हमारे देश के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये स्कीम जो है वो शुरू हुई है, और इस स्कीम के लिए ने बहुत बड़ा भूमिका भी निभाई है और उसको बहुत सारे रिसर्च में इसको माना भी गया है। तो इस स्कीम्स की जो हमारी जो ऑल इंडिया फेडरेशन है आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स की राष्ट्रीय अध्यक्ष उषा रानी, उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वो अपनी फेडरेशन की तरफ से बात को यहाँ पे रखें। कॉमरेड उषा रानी। देश के अंदर काम कर रहे 70 लाख की गिनती में आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर सभी योजना कर्मियों को ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की तरफ से मैं क्रांतिकारी नमस्कार करती हूँ, नमन करती हूँ और सबको नए साल की बधाई भी देती हूँ। साथियों, मेरे से पहले अभी 2 हमारे साथी ने अपनी अपनी स्कीम के बारे में बात रखी और आईसीडीएस स्कीम के बारे में अभी वीना जी ने भी बताया आपको कि ये सबसे पुरानी स्कीम है। 2 अक्टूबर 1975 को जब इस स्कीम को शुरू किया गया, देश के अंदर जो भूखमरी और लगातार खून की कमी और जन्म के समय बच्चों की मृत्यु और गर्भवती दूध पिलाऊ औरतों के अंदर खून की कमी के कारण बहुत सारी माओं की जन्म जनेपे के समय मौत होना, यह ऐसा एक भयानक दृश्य हमारे देश में था। और इस स्कीम को चलाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट से शुरू करके धीरे धीरे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के काम के नतीजे को देखते हुए इसका सर्वव्यापीकरण किया गया, जो आज देश के अंदर 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र मंजूर हैं, पर लगभग 13.5 लाख ही काम कर रहे हैं, बाकी अभी भी खाली पड़े, उनकी अभी भी जरूरत है। साथियों, देश के अंदर इस स्कीम को काम करते हुए 47 साल पूरे होके 48 में जा रही है, पर बड़े दुख की बात है कि इतने लंबे समय के बाद भी आज तक ये स्कीम है। बार बार मांग करने से, अलग अलग राज्यों के अंदर बड़े जोरदार संघर्ष करने से भी सरकार के कान पे जू नहीं सक रही है कि वो इसको डिपार्टमेंट बनाए, आईसीडीएस स्कीम को रेगुलर करे और इसमें काम करने वाले आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को सरकारी कर्मचारी बनाए। जहां जहां पे आंदोलन है वहां पे साथियों की कुछ थोड़ी सी स्थिति में सुधार है। अभी भी देश के कई राज्य ऐसे हैं जो सिर्फ केंद्र के दिए गए मानदेय पे ही अपना गुजारा बसर कर रहे हैं। महंगाई चाहे आसमान को छू रही है। देश के सत्ता पे बैठे आकाओं को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि देश के अंदर जहां गरीब और गरीब होता जा रहा है और गरीब परिवारों से जुड़ी हुई महिलाएं और गरीब बच्चों के लिए काम करने वाली महिलाओं के घर के हालात क्या हैं, वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। आईसीडीएस स्कीम को 6 सेवाओं के लिए तय किया गया था, जिसमें था प्री स्कूल एजुकेशन देना, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना, टीकाकरण करना, हेल्थ चेकअप करना, रेफर करना, हेल्थ एंड फूड संबंधी एजुकेट करना। इन समस्याओं को लगातार बाकी स्कीमों ने बाद में 2005 में आशा ने ज्वाइन किया हेल्थ स्कीम को। इससे पहले ये पूरा काम हेल्थ का सिस्टम का भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ही देखते थे, जिन्होंने देश के अंदर पोलियो जैसी नामुराद बीमारी को जड़ से खत्म करके एक कीर्तिमान स्थापित किया। और लगातार देश के अंदर जो बच्चों की जन्म दर और मृत्यु दर में कटौती आई है, वो काम भी बड़ी लगन और मेहनत से आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों ने किया। पर सरकार ने बदले में क्या दिया? लगातार काम की बढ़ोतरी। एक स्कीम के लिए अपॉइंट किया, बाद में किशोरी योजना को जोड़ दिया, पूरी योजना मातृत्व वंदना योजना को जोड़ दिया, अम्ब्रेला स्कीम बना दिया, पोषण अभियान लेके आ गए। और अपने ही डिपार्टमेंट की योजनाओं से मन नहीं भरा तो अलग अलग डिपार्टमेंट के काम, बीएलओ करो, जनगणना करो, पशुओं का सर्वे करो, नशेड़ियों का सर्वे करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान करो। और यहां तक कि सरकार ने स्वच्छ भारत इंडिया के नाम पे, शाइन इंडिया के नाम पे
आंगनवाड़ी वर्करों की सुबह 4 बजे उठ करके हाथ में बैटरी और विसल लेके खुले में सोच जाने वाले व्यक्तियों का पहरा देने तक के ऑर्डर यहाँ की सरकार ने, भारत की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने आंगनवाड़ी वर्करों को दिए गए। नए नए काम, नए नए फरमान, नई नई नाम के आप सुन के हैरान रह जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे हमारी उत्तराखंड की मंत्री ने लोगों को सरकारी फरमान जारी किया कि मंत्री जी कावड़ लेके आ रही हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम के लिए, इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए आएंगे। ऐसे ऐसे फरमान स्कीमों के अंदर लपेट के आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों के ऊपर थोपे जा रहे हैं। पर लगातार जब से ये बीजेपी की सरकार इस सत्ता पे काबिज हुई है, स्थिति तो पहले भी अच्छी नहीं थी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की, पर लगातार काम का बढ़ना, प्लानिंग बोर्ड को तोड़ना और लगातार बजट की कटौती करना, ये इसका मुख्य कार्य बन गया है। तो और ये यहां तक कि भारत की सरकार की ओर से ऑर्डर निकाला जाता है राज्यों को कि आंदोलन करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। उनकी बात सुनने के लिए कोई ऑर्डर नहीं जाता है और उन ऑर्डरों को तुरंत राज्य की सरकारें लागू करने के लिए बहुत जल्दी में आ जाती हैं। पर जो कोई ऑर्डर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के हित में आता है, उसका पन्ना खोलने के लिए ना भारत सरकार के अधिकारियों के पास टाइम है और ना राज्य सरकार के अधिकारियों के पास टाइम है कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के अधिकारों के लिए अगर कोई भी सरकारी पत्र या कोई न्यायालय का पत्र आया है तो उसको पढ़ के आंगनवाड़ी वर्कर के हेल्पर के हित में कोई काम किया जाए। अभी अभी आप सबको पता है, इसके बारे में पहले भी आप सबको सूचना दी गई है कि 25 अप्रैल 2022 को भारत की मानयोग सर्वोच्च न्यायालय से आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को ग्रेच्युटी देने का फैसला आया है। आप देखो कितने महीने हो गए हैं, अभी तक आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को ग्रेच्युटी लागू किया जाए भारत की सरकार से किसी भी राज्य के चीफ सेक्रेटरी को, डिपार्टमेंट को कोई चिट्ठी नहीं लिखा। यहां तक कि हमारी विभाग की मंत्री आप सबने सुना, पार्लियामेंट के अंदर 2022 में आया सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, उसको याद नहीं है, उसके बारे में उसको उत्तर नहीं देना है। अगर किसी मेंबर पार्लियामेंट ने सवाल पूछा है आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के हालात के बारे में, पहली बार आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के आंदोलन ने देश के अंदर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के मेंबर पार्लियामेंट को मांग पत्र भी दिए और उनको मजबूर भी किया कि वो पार्लियामेंट के अंदर उनकी आवाज बुलंद करें। 18 से 20 मेंबर पार्लियामेंट ने इस बार आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की डिमांड को सेशन के अंदर उठाया और हमारी मंत्री जी ने 2008 के न्यायालय के जिसमें ये क्लियर बिल्कुल नहीं किया गया था कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को रेगुलर नहीं किया जाएगा, उन्होंने राज्यों पे छोड़ने की बात की थी कि राज्य इस पे फैसला लें। पर 22 के फैसले के बारे में किसी भी पार्लियामेंट मेंबर को नहीं बताया। 2008 के फैसले के बारे में लपेट के लोगों को गुमराह करने का कोशिश किया। बजट कटौती की बात में भी उन्होंने झूठ बोला। अपनी इतनी पवित्र पार्लियामेंट के अंदर भी किसी बात को पूरा क्लियर नहीं किया गया। इतना लगातार जिसको उस जगह पे खड़ा होके भी झूठ बोलने में कतई हिचक नहीं है, तो नीचे काम करने में उनके लिए क्या होगी। तो ये सारी चीजें जो देखने को आ रही हैं, पोषण अभियान के नाम पे और एक डीबीटी के नाम पे एक नया ड्रामा है। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को पिछले 8 महीने से केंद्र सरकार की ओर से दिया जाने वाला बजट जो मानदेय आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को मिलना है, वो राशि भी जारी नहीं की जा रही। कभी ऑडिट के नाम पे, कभी क्लियरेंस चिट के नाम पे उसको रोका गया है। ना बिल्डिंगों का किराया है, ना आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को मानदेय है, और ना 300 दिन जो आंगनवाड़ी सेंटरों के अंदर बच्चों को लगातार फीड देनी चाहिए और वो संतुलित होनी चाहिए, पौष्टिक होनी चाहिए, उसका एक म्यार अच्छा होनी चाहिए, उसकी एक मात्रा अच्छी होनी चाहिए, उसका किसी भी राज्य में प्रॉपर सही तरीके से कोई पालन नहीं किया जा रहा और ना ही उसकी कोई मॉनिटरिंग की जा रही है कि वो क्यों नहीं किया जा रहा, ना उसके लिए पर्याप्त बजट दिया जा रहा है। लगातार हर चीज की महंगाई होने से जो बच्चों के लिए सीमित मात्रा तय की गई थी रकम के, उसके अंदर आपको खाना देना है, तो आप देखिए उसके अंदर ईंधन का बढ़ाने का भी है कि जो 400 रुपए से सिलेंडर 1100 रुपये हो गया है।
एक एक चीज की कीमत इतनी बढ़ गई है, तो उसी समय से बच्चों के खाने की मात्रा है वो लगातार घटती जा रही है और उसका जो म्यार है वो भी दिखता नीचे चला जा रहा है। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि पोषण अभियान के नाम पे लाखों करोड़ों रुपया होर्डिंग्स लगाने में खर्च किया, 18 डिपार्टमेंट को स्कीम के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व किया, पर काम सारा का सारा आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर पे करवाया जा रहा है। यहां तक भी सब्र नहीं हुआ। मटका पोषण के नाम पे नई स्कीम लेके आए, पोषण अभियान का नवीनीकरण किया मध्य प्रदेश की सरकार ने कि आप एक मटका लें, मटके के अंदर आप गांव से पहले इंटरनेशनल भिखारी बने, सबके घर के जाके भीख मांगे और वो सारा अनाज इकट्ठा करें और उसमें से कुछ बेच के उसका घी और चीनी लेके आए और फिर उससे लड्डू बना करके फिर आप लोगों को खिलाएं। क्या इससे इसी को पोषण अभियान बोलते हैं? उसके लिए कोई एक्स्ट्रा बजट अलॉटमेंट नहीं किया गया कि जो पोषण के लिए किया जाए। पोषण अभियान चलाने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए, वो भर्ती किया। पोषण अभियान चलाने के लिए आपको असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर चाहिए, पीओ को ऑफिसर चाहिए, वो भर्ती किया। सीडीपीओ को डाटा ऑपरेटर चाहिए, वो भर्ती किया। पर आंगनवाड़ी वर्कर को एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए सहायक चाहिए, वो भर्ती नहीं किया। वो सारा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर से ही करवाया जा रहा है। और मॉनिटरिंग के नाम पे, डिजिटलाइजेशन के नाम पे बिना मोबाइल दिए हुए आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को इतना मानसिक परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। जो हथियार दिया नहीं, वो ना चलाने के इवज में उनके खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दी जा रही है, लिखती फरमान जारी किए जा रहे हैं। हम हैरान हैं कि ये कैसी सरकार है, कैसे अधिकारी हैं जिनको खुद पता कि मोबाइल दिया नहीं, मोबाइल का भत्ता दिया नहीं, आप उनको कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? किस आधार पे आप कार्रवाई कर सकते हैं? इतनी मानसिक प्रताड़ना है जो देश के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को दी जा रही है, जिसको नापा नहीं जा सकता। नया काम एक और आ गया है यूपी के अंदर कि आप गाय रखिए, आपको गाय रखनी होगी आंगनवाड़ी केंद्र में और उस गाय का पाल के उस गांव का आप जो दूध होगा वो दूध आप बच्चों को वितरित करेंगे। एक आप आंगनवाड़ी सेंटरों के अंदर आप उद्यान लगाएंगे, बगीचा बढ़ाएंगे, न्यूट्री सब्जी उगाएंगे। अरे आंगनवाड़ी वर्कर है या अलादीन का चिराग है, वो बीएलओ भी करेगी, वो जनगणना भी करेगी, वो पशु सर्वे भी करेगी, वो टॉयलेट का सर्वे भी करेगी, वो स्वच्छ भारत के लिए भी जाएगी, वो सोशल सिक्योरिटी का काम भी करेगी, वो टीकाकरण भी करवाएगी, वो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी करेगी, मातृत्व वंदना योजना भी करेगी, उड़ान योजना भी करेगी और मैराकी प्रोग्राम भी करेगी। और नई शिक्षा नीति के तहत उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज दिया। आंगनवाड़ी सेंटरों को उजाड़ने पे तुली हुई है भारत की सरकार। तो ये लगातार जो आंगनवाड़ियों के ऊपर हमला है, कभी नई शिक्षा नीति के नाम पे, कहीं पोषण अभियान के नाम पे और कहीं डिजिटलाइजेशन नाम के, कि उनका आप लोगों की लोकेशन होगी, लोकेशन पे चेक होगा कि आंगनवाड़ी वर्कर आंगनवाड़ी सेंटर में है कि नहीं। ये लोकेशन पहले डायरेक्टर पे लगनी चाहिए, डिप्टी डायरेक्टर्स पे लगनी चाहिए, जिला प्रोग्राम्स पे लगनी चाहिए, सीडीपीओस पे लगनी चाहिए, सुपरवाइजर्स पे लगनी चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर तो उसके बाद में आती है। क्या वो अपने टूर प्रोग्राम के अनुसार अपने टूर पे जाते हैं? उनकी लोकेशन नहीं है कि आंगनवाड़ी वर्कर इतना काम करने के बाद भी आप इतनी सख्ती नजर से देखते हो कि आप लोकेशन चेक करके उनका काम चेक करोगे। पेट भरने को आप उनको पूरी तनख्वाह नहीं देते हो, एक एक साल मानदेय नहीं देते हो, 3-3 साल बिल्डिंग का किराया नहीं देते हो, उनको मानसिक परेशान करते हो, मोबाइल नहीं देते हो, मोबाइल का बिल नहीं देते हो, आंगनवाड़ी केंद्रों में 300 दिन फीड देना, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हो, 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल आंगनवाड़ी केंद्र वर्करों हेल्परों की भर्ती नहीं करते हो, सरेआम सुप्रीम कोर्ट के हुक्मों की उल्लंघना करते हो, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती। आंदोलन में जाने वाले आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को एस्मा लगाएंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे, जेल में डालेंगे। इतना डर लगता है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों से, इतनी एसेंशियल सर्विस है उनकी, तो उनकी हालत के बारे में सोचने की सरकार को जरूरत क्यों नहीं है? तो साथियों, हमने जो CI2 की ओर से 19 अक्टूबर 2022 को दिल्ली के अंदर BTR भवन में जो एक साझा कन्वेंशन किया था,
आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी तीनों ने CI2 के दिशा निर्देश अनुसार और पूरे देश की लीडरशिप ने चर्चा करके ये जवाब मांगो अभियान का निर्णय लिया गया था। बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती हैं, पर समय की एक पाबंदी है कि हमने अपनी बात एक समय में रहते हुए पूरी करनी है। तो ये जवाब मांगो अभियान के तहत किसी भी पार्टी का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट हो या राज्यसभा का मेंबर हो, किसी भी MP को हमें ऐसा नहीं है कि हम उसको अपना मांग पत्र दें। हमें सिर्फ मांग पत्र नहीं देना है, हमने अपनी पूरी गिनती के साथ, वर्कर हेल्पर के साथ पूरा मोबिलाइजेशन करना है। अपना डिमांड चार्ट, अपने लोगो, अपने बैनर, अपने झंडे, अपने माटो के साथ उनके पास जाना है और उनसे जवाब मांगना है कि हमने वोट आपको दिया है। आप बताइए, आपने क्या आज तक हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की कभी बात उठाई? अगर नहीं उठाई तो क्या आप अब उठाएंगे? अब जो बजट में लगातार हमारी कटौती की जा रही है, जो बजट दिया नहीं जा रहा है और हमें खतरा है कि आगे भी वो बजट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए जब बजट आएगा और वो बजट पास होगा, हम आपको देखेंगे। आप हमारे साथ खड़े होंगे या आप सरकार के साथ खड़े होके हाथ उठा के या टेबल को थपथपा के बजट को पास करने में सरकार की मदद करेंगे? तो इसलिए हमारा जो मेन बजट से पहले हम लोग पूरे देश के अंदर कोई भी मेंबर पार्लियामेंट या राज्यसभा मेंबर ऐसा रहना नहीं चाहिए। मैं देश के सभी स्कीम वर्करों से, फेडरेशन के माध्यम से अपील करती हूं कि हम सब बड़ी गिनती में उनके दफ्तरों पे जाएं, कोशिश करें उनसे पहले बातचीत करके, उनसे समय लें, उनसे बात करें, अपनी पूरी बात समझाएं। अब तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बचा है कि जिसको स्कीम वर्कर की बात समझ में ना आती हो, क्योंकि स्कीम वर्कर के आंदोलन ने देश के अंदर हर राजनीतिक पार्टी को मजबूर किया है कि वो अपने चुनाव मैनिफेस्टो में आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर की बात करें, क्योंकि हमारे आंदोलन ने उनको मजबूर किया है, हमारे काम ने उनको मजबूर किया है, कि हमारी पहचान ने उनको मजबूर किया है, क्योंकि हमारी एक भूमिका है गांव के अंदर, गांव के समाज के अंदर, परिवारों के अंदर और पूरे एरिया को जो हम कवर करते हैं, घर घर तक हमारी पहुंच है, तो उनको हमारी जरूरत समझ में है। पर हमें अपनी जरूरत को उनकी जरूरत कैसे बनाना है, तो इसलिए हम सबको मिलके एक बड़ी गिनती में सबके पास पहुंचना है और जवाब मांगो अभियान के तहत इस आंदोलन को एक गतिशील बनाते हुए, बड़ी गिनती में तेज धार देते हुए अपना जवाब मांगना है, अपना मांग पत्र देना है। जो भी हमारी मांग है, क्या ICDS को रेगुलर करना है, 45वें सर्व सम्मेलन को कैसे लागू करवाना है, और हमारी जो स्कीम है उसको रेगुलर करते हुए न्यूनतम वेज हमें मिलना चाहिए, और जो सुप्रीम कोर्ट का हमारा ऑर्डर है ग्रेच्युटी का, उसको लागू करवाना है, और जो बजट लगातार रोका गया ICDS का और प्री स्कूल के नाम पे, नई शिक्षा नीति के नाम पे आंगनवाड़ी केंद्रों को जो उजाड़ा जा रहा है, ये सारी डिमांड्स को साथ जोड़ते हुए हमारे मिनी आंगनवाड़ी सेंटरों को बड़ा करने के लिए, और जो हमारे क्रैच वर्कर हैं जिनको कई राज्यों के अंदर बिल्कुल 3-3 साल से 2-2 साल से बिना मानदेय के लिए बैठे हैं, उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं, इन सब की सारी डिमांड्स को जोड़ते हुए हमें अपने मेंबर पार्लियामेंट के पास पहुंचना है। ऐसे कहते हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें सभी साथियों ने जो अपनी बात रखी है, उसमें मूल रूप से हम ये देख रहे हैं कि सभी स्कीमों में बजट कम किया गया है, सभी स्कीमों में वर्कर का उत्पीड़न बढ़ा है, कहीं भी मानदेय नियमित नहीं है, और जो बच्चों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो कभी डिजिटलाइजेशन के नाम पे, कभी पोषण ट्रैकर के नाम पे उनको सीमित किया जा रहा है, और ना सरकार हाई कोर्ट की मान रही है ना सुप्रीम कोर्ट की। ऐसे में हमारे सामने यही एक रास्ता है कि हम अपने संसद सदस्यों के पास जाएं और उनसे अपनी बात रखें और उनसे पूछें भी और उन्हें बताएं भी कि इस बार जो बजट आ रहा है उसमें वो क्या क्या करने जा रहे हैं, वो हमारे साथ खड़े होंगे या सरकार के जो हमारे विरोध में कदम उठाएगी उसमें खड़े होंगे। तो अब मैं अंत में आमंत्रित कर रही हूँ हमारे C2 की सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस की सचिव कॉमरेड AR सिंधु से कि वो आए। और ये C2 का ये फेसबुक लाइव प्रोग्राम में आए हुए सारे साथियों को नमस्कार। साथियों, अभी कोई बड़ी भाषण की टाइम नहीं है। साथियों ने, कॉमरेड उषा ने, सुरेखा ने और जय भगवान ने पूरा विस्तारित तीनों स्कीम के बारे में रखा है।
ये सिर्फ ये तीनों स्कीम का, आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील वर्कर और आशा वर्कर का और उनका मांग का सवाल नहीं है। ये सवाल यही है कि ये देश की जो आम जनता है, जो मेहनतकश जनता है, ये देश के लिए काम कर रहे हैं और देश को बनाते हैं, और उनका बुनियादी हक है खाना खाने का, 2 वक्त का खाना खाने का, और उनका पूरा पोषक आहार मिलने का, और उनका पूरा स्वास्थ्य का सुविधा मिलने का, और उनका पूरा शिक्षा मिलने का, ताकि वो एक अच्छा नागरिक बने। तो उसके लिए जो बुनियादी ढांचा बनाने की ये सरकार की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी से सरकार पीछे हटके ही ये योजनाएं बनाया है, जहां पक्का ढांचा बनना चाहिए। ये इसमें ही एक धोखा है, और वो भी लोगों ने लड़ के उसको और ढांचा को मजबूत करने के लिए पूरा किया है। तो वो थोड़ा थोड़ा और जाने के लिए मजबूर हो रहा था सरकारें, तो इसको और पीछे दरवाजे से इसको खत्म किया जाने के लिए और इसको निजीकरण करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसी एक जो है दिशा में ही ये जो मोदी का एक और ये दूसरा दोनों सरकारें, और उससे पहले का सरकारें भी बहुत कोशिश किया था, और ये जो दोरे सरकारें जो है हर स्तर पे लोगों को जीवन में हर हद कर लिया है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, और जो लोगों की जो बुनियादी जो सेवाएं मिलना चाहिए उसके लिए जो भी हो, ये सारी जगह में जो हर एक मेहनत कर जनता, आम जनता परेशान है, और वो राहत के लिए देख रहे हैं कि अपने बच्चे और अपने लिए जो स्वास्थ्य का और शिक्षा का और खाने का ये प्रबंध के लिए ऐसी योजनाओं के ओर देख रहे हैं। तो यही हाल है, और वो सेवाएं जनता तक पहुंचाने वाले हमारी जो स्कीम वर्कर्स है, उनको तो गुलाम से भी बदतर समझ के उनका शोषण किया जा रहा है। और अभी जो हाल ही में जैसा उषा ने बताया है कि आरएसएस का पूरा एजेंडा करवाने के लिए उनको काम दिया जा रहा है कि वो अपना आरएसएस का भी एजेंडा उसी के ये योजनाओं के तहत में करवा दे। और इसी हालात के अंदर में जो हमारी जनप्रतिनिधि है, और अभी अगले बजट आने वाला है, 1 फरवरी 2023 को बजट आएंगे। ये बजट के पहले, ये तो आज से शुरू नहीं है, काफी सालों से हम लोग बार बार मांग पत्र लेके जा रहे हैं, जुलूस किया है, अलग अलग राज्य स्तर पे किया है, अलग अलग योजनाओं ने अलग अलग किया है, एक साथ में किया है, सारे मजदूरों ने मिलके हड़तालें किया है, मजदूर और किसान मिलके सरकार के पास गया है। लेकिन इस दौरान में हम पिछले सालों में देखा है, जो कोविड काल में जो सबसे घटिया काम ये सरकार ने किया है, जनता का हर एक हक छीना गया है, और योजनाओं को खत्म करने का भी बात है, ट्रेड यूनियन का हक भी है, न्यूनतम वेतन 8 घंटे का काम, ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार भी छीना गया है, ये 4 लेबर कोड भी लेके आया है, और खेतीहर मजदूर और किसानों के लिए भी ऐसे कानून लेके आया है। तो इसी प्रकरण में हम लोग अपना आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए ये 6 जनवरी का कार्यक्रम किया है। जैसे आप लोगों को याद होगा, इससे पहले भी जो मोदी सरकार के ही पहले यूपीए सरकार के तहत में भी हमने काम किया है, उसके तहत ही ये स्कीमों को मजबूत करने का कुछ कदम उठाया गया था, जैसा आईसीडीएस के अंदर में हो या एनएचएम को दोबारा इसको बढ़ाया जाने का भी वो आंदोलन के तहत हुआ है। लेकिन ये मोदी सरकार के पहले चरण में ये खत्म करने का प्रयास किया गया था। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये योजना कर्मियों का एक आंदोलन, जो वो भी सीटू के नेतृत्व में 2012 में जो शुरू किया था, और उसके तहत 45वां श्रम सम्मेलन का सिफारिशें आए हैं। लेकिन ये 2014 में आने वाला मोदी सरकार तो योजनाओं को खत्म करने के लिए तीनों योजनाओं को बजट में भारी कटौती किया हो, जहां तक आपको याद होगा 2015 में। उसके बाद में हम लोगों ने तीनों योजनाओं को मिलके सबसे पहले हड़ताल 2016 जनवरी में किया था, और जो 16 जनवरी में कन्वेंशन करके 2017 जनवरी में किया था बजट के पहले। वो बजट में भी कुछ नहीं आया। तो 2017 का जो सारी ट्रेड यूनियनों को भी हम लोगों ने अपना सीटू का, आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील का संगठन और दूसरा स्कीम वर्कर की संगठनों का जो मंच तो बनाया है, लेकिन उसके साथ साथ में सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन का, योजना कर्मियों का भी हम लोगों ने इकट्ठा करके 2017 नवंबर में 3 दिन का जो ट्रेड यूनियन का पड़ाव हुआ था, उसका लास्ट दिन में आपको याद होगा कि योजना कर्मियों का बहुत बड़ा जमायत किया था, और उसी
जमायत में ऐलान करके 2018 जनवरी में हम लोगों ने हड़ताल भी किए थे सारे स्कीम वर्कर्स का। लेकिन मोदी सरकार तो मोदी सरकार है, उसने तो उसी में भी बजट कटौती का कोशिश किया है। तो 5 सितंबर 2018 का बहुत बड़ा जो हमारा मजदूर किसान संघर्ष रैली हुआ है, आपको वो भी याद होगा। वो संघर्ष रैली के अंदर जो 5 सितंबर को हुआ था, तो 10 सितंबर को ही मोदी सरकार बजट में तो कटौती करने का कोशिश किया, लेकिन लोगों को ताकत की डर से जो 5 सितंबर के बाद में आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर का पैसा बढ़ाने का ये मोदी सरकार मजबूर हुआ था। लेकिन उस टाइम में भी मिड डे मील वर्कर का पैसा एक भी नहीं बढ़ाया। उसका फिर उसको निरंतरता को बढ़ाते हुए 2019 में आपको जो मालूम है कि बालाकोट का, पुलवामा का नाम पे दोबारा सरकार आ गया, और वो दोबारा आने के बाद में फिर हमारे सारे योजनाओं के ऊपर में हमला, आईसीडीएस के ऊपर, पोषण ट्रैकर और आशाओं का एनएचएम के ऊपर में भी हमला, और ये कोरोना काल में तीनों योजनाओं का, योजना कर्मियों का इतना बड़ा शोषण। और ये जो शोषण के खिलाफ में हमने जनता का सेवा तो पूरा का पूरा किया है। कोरोना में खाना भी पहुंचा है और जो लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं भी पहुंचा है। जनता के साथ में लेके अपना लड़ाई भी लड़ा। काफी राज्यों में हमारे पैसा बढ़वाया है, जैसे हरियाणा हो या पंजाब हो, जो केरल हो, तेलंगाना हो, तीनों योजनाओं ने अपना लड़ाई लड़ा है। लेकिन मोदी सरकार ने फिर भी एक पैसा नहीं बढ़ाया। और जैसे साथियों ने बताया, ये योजनाओं का नामकरण भी चेंज करके, उसका ढांचा चेंज करके और वर्कर का शोषण करते हुए ये इसको खत्म करने की पूरा प्रयास में है। इसके अंदर में भी कॉरपोरेट अंबानी, अदानी जैसा कंपनियों को लेके आ रहे हैं। तो हमारे पास में ये जो चुनाव भी आएंगे, तो वो चुने हुए प्रतिनिधियों को हम लोग जवाब मांगने का शुरू किया था अभियान, उसको और तेजी से और मजबूती से करना है। और ये 6 जनवरी को तो हमें करना ही करना है। हर एक जनप्रतिनिधि के पास जाना है और जवाब मांगना है कि तुम किस लिए इस सत्ते में बैठा है, ये जो ये पोस्ट में बैठा है, और हमारे लिए है या अंबानी, अदानी और ये बीजेपी के पक्ष में है। तो ये जवाब तो हम मांगेंगे। लेकिन साथियों, हमारा पूरा ये सरकार इसमें मानेगा और कुछ करेगा, ये 1 फरवरी का बजट में पूरा कोई उम्मीद नहीं है। तो इसका अगला चरण के लिए भी हम पूरा तैयारी में, और कर लिया तो ठीक है। लेकिन ये जो काले कानून है, किसान का भी, हम लोग किसान परिवार से भी है, खेतीहर मजदूर परिवार से भी है, और ये जनता की हक की बात है। तो इसमें हम लोगों को वो सारा मुद्दे है, अभी भी पेंडिंग है। न्यूनतम वेतन का मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट का है, ग्रेजुइटी का है, ये सारा मुद्दे हमारा पेंडिंग है। तो उसको लेके हमें और बड़ा मजबूती का आंदोलन खड़ा करना है। इसीलिए जैसे बताया गया है, सीआईटीयू, खेत मजदूर यूनियन और किसान सभा ने मिलके ये भी तय किया है 5 अप्रैल को दिल्ली के अंदर दोबारा हमारा 5 सितंबर 2018 में जितना जमायत हुआ है उसका दुगुना जमायत करके दिल्ली को लाल कर देंगे और ये सत्ताधारी लोगों को उसको चुनौती देंगे। तो उसके लिए भी ये उसका साथ साथ में ये कैंपेन करना है, जनता के पास में भी जाना है और उनको बोलना है ये लड़ाई हमारे अपने हक के लिए भी है लेकिन आपके हक के लिए भी है। तो उसके लिए भी पूरा तैयारी करें। और ये 6 जनवरी पूरे भारत के मजदूर आंदोलन के इतिहास में और स्कीम वर्कर के आंदोलन के इतिहास में भी एक बहुत बड़ा दिन होगा, हमारा पूरा विश्वास है। और जो आम जनता से भी, आम वर्कर से भी, आम खेतीहर मजदूर से भी, किसानों से भी हम अपील करते हैं, ये आप लोगों का भी हक की लड़ाई है, हमारा पूरा समर्थन में आए और ये 6 जनवरी का हमारा जवाब मांगो अभियान को पूरा सफल बनाए। इंकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया कॉमरेड सिंधु। एक बात कहना चाहता हूँ। जरूर जरूर। हाँ प्लीज। हाँ, असल में ये सारे मुद्दे आ गए हैं, लेकिन एक मुद्दा मुझे लगता है जो अभी चर्चा में नहीं है, वो है कि बीजेपी की एक जो चरित्र है इस सरकार का खासकर, वो है आंदोलनों का दमन करना। और खासकर ये स्कीम वर्कर्स के जो भी आंदोलन पिछले 2-3 साल में रहे हैं, उसने उसको बड़ी क्रूरता के साथ दबाने का प्रयास किया है। वो चाहे हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में आशा वर्कर्स पर एस्मा लगाया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, उनको जेल में डाला गया। इसी प्रकार से हरियाणा में आंगनवाड़ी का आंदोलन चला। उस आंदोलन में 4 महीने वो मांग किस बात की थी
कि 2018 में जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो घोषित मानदेय है 1500 रुपए, वो आज तक भी हरियाणा सरकार ने लागू नहीं किया गया। इसलिए वर्कर आंदोलन थी। और उसके 975 वर्कर को हेल्पर को टर्मिनेट किया गया। अभी भी 8 वर्कर और हेल्पर अभी भी उनकी बहाली नहीं की गई है। और सैकड़ों वर्कर्स हेल्पर्स पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, FIR दर्ज की गई है, जो अभी तक वापस नहीं ली गई है। इसी प्रकार से हम देखेंगे दिल्ली के अंदर अभी भी आंगनवाड़ी की लगभग 1000 से ज्यादा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को जो है वो बर्खास्त किया हुआ है, और वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने अभी तक उनकी बहाली नहीं की है। यही हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जब आशा वर्कर्स आंगनवाड़ी आंदोलन के लिए आती है तो उनको गिरफ्तार किया जाता है। तेलंगाना के अंदर यही हो रहा है। तो ये पूरे देश के स्तर पर जो है स्कीम वर्कर्स के ऊपर जो उनकी आवाज को दबाने का जो प्रयास है, और उस मामले में जितनी भी वर्कर्स की बर्खास्तगी की गई वो बहाल हो, जितने भी केस जो है वो दर्ज किए गए वो वापसी हो, और सरकार जो है ये दमन का तरीका अपना के अपने जो उनकी मांगों का समाधान करे। हमें ये भी प्रमुखता के साथ जो है 6 जनवरी के एक्शन कार्यक्रम के अंदर ये उठाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और कुछ जोड़ना है सुरेखा? ठीक। आपने बिल्कुल सही कहा। ये तो हमारी प्रमुख मांग है इस समय कि जितने भी गिरफ्तार हैं, जो दमन है, जो मुकदमे हैं, वो सब वापस हो। और हमें दमन से नहीं, सरकार दमन के रास्ते की जगह बातचीत का रास्ता अपनाए, ये भी हमारी प्रमुख मांग है। तो हमारा जो ये अभियान है, जैसा कि कॉमरेड सिद्धू ने भी कहा कि ये 6 जनवरी के अभियान की जो तैयारी है, और इसके बाद भी जो हमारी तैयारी है 1 फरवरी के बजट के लिए, हमें जनता के पास जाना है और लाभार्थियों के पास भी जाना है, उन्हें अपने साथ लेना है कि अभी तो जो भी ग्रास रूट पे हमारे स्कीम वर्कर्स हैं वो बहुत मदद कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सरकार जो लुभावने नारे दे रही है, हम नाश्ता देंगे जैसा कि नई शिक्षा नीति में है, या फिर हम DBT करेंगे, आपको इतना पैसा दे देंगे, ये सब झुनझुने हैं, इनमें कोई दम नहीं है। तो इसलिए इस संघर्ष में, इस लड़ाई में शामिल हो, और इसके बाद हम 1 फरवरी को सब मिलकर बजट देखें, और बजट में कुछ ना आने पर, घोषणा ना होने पर, फिर हम अपने आंदोलन को तेज करेंगे लगातार विभिन्न तरीकों से, पर्चा छापकर, छोटी मीटिंगें करके, और उसके बाद में हम 5 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा तादाद में दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन इसके बाद भी हम नहीं रुकेंगे। 6 जनवरी हमारी ऐसी तारीख है जब हम एक बड़े संघर्ष की लड़ाई की घोषणा करने जा रहे हैं, बड़े संघर्ष की घोषणा करने जा रहे हैं कि जब तक हमारा मांगों को नहीं माना जाएगा, अब हम रुकेंगे नहीं, लगातार चलते रहेंगे। तो बस आखिर में मैं यही कहूंगी, पाश की कविता की 2 लाइन भी है, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे क्योंकि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता। तो हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। एक बार फिर सभी साथियों का, तीनों फेडरेशन का, मिड डे मील वर्कर फेडरेशन ऑफ इंडिया, आशा वर्कर एंड फैसिलिटेटर फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर्स के तीनों प्रमुख पदाधिकारियों, सुरेखा जी, कॉमरेड सुरेखा, कॉमरेड जय भगवान और कॉमरेड उषा जी का शुक्रिया, और कॉमरेड सिंधु जिन्होंने C2 सेंटर की तरफ से जो हमारा ये आज का जो लाइव था वो आयोजित किया गया था, और उन्होंने जो अपनी बात रखी, समय निकाला व्यस्तता में से आप सभी ने, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे साथियों से अनुरोध है जो फेसबुक पे जुड़े हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसका जो लिंक है ज्यादा से ज्यादा कॉपी करके अपनी जो यूनियन के ग्रुप है, हमारे जिलों के ग्रुप है, प्रदेश के ग्रुप है, उनमें ज्यादा से ज्यादा साथियों तक भेजें, और खुद भी जोर शोर से प्रचार प्रसार करें। सभी का बहुत धन्यवाद।